संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पूरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 29 दिसंबर है। दिसंबर छेवर हो गया है, यानी कि दिसंबर समाप्त होने वाला है। और जैसे जैसे दिसंबर समाप्त हो जाते एक थी आशा की किरण सही लागते ना कि भाई आने वाला साल बहुत बढ़िया हुई, आने वाला साल में हमन ये करबो ओ करबो, तरह तरह के ख्याल मन में आते। वो सब ख्याल ला लिख के रखा जावा, काबर की एक महीना होते और तहाँ हमन भुला जाथन। तो भाई भुलावा जन और पढ़ाई ला घलो जम के जारी रखा। उम्मीद करा कि आए वाला जो साल है, आए वाला जो बरस है, वो में बनेज कर नौकरी बरसे और आप मन सेलेक्ट हुआ। तब भाई हमार जो है योगदान वो आप मन संग तब तक रही जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाए। तब ये योगदान लागे बढ़ात हो। आज के समाचार ला शुरू करत हो, हिंदी में आता हूं और शुरू करता हूं। पहला समाचार, फूलपाड़ जलप्रपात। आज इसका एक बेहद खूबसूरत तस्वीर प्रकाशित हुआ है और वो तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि ये जगह बहुत सुंदर होगी। फूलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से यहाँ एक नाला है जिसका नाम कुरुम है, वो गिरता है और अपनी सुंदर सी तस्वीर बना देता है। तो अगर आप दंतेवाड़ा या उसके आसपास रहते हैं तो भाई जाएं, न्यू ईयर में आप कोई अच्छी जगह घूम सकते हैं। फूलपाड़ जलप्रपात, हाँ, कोरोना को ध्यान में रखते हुए तो इसको याद रखेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। इसको कहाँ जा करके नोट करें? आपके भूगोल में जहां आपने नोट्स बना रखा है छत्तीसगढ़ भूगोल का, वहां आप जलप्रपात वाली सूची में इसको ऐड कर दें ताकि आप कभी ना भूलें। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। आमदाई खदान, अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चित स्थान बनने वाला है। आमदाई खदान अभी ग्रामीणों के विरोध को लेकर चर्चा में है। हो ये रहा है कि आमदाई खदान जो है उस क्षेत्र को लीज पर दे दिया गया है, यानी कि किराए पर दे दिया गया है उस जगह पर उत्खनन कराने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि लौह अयस्क उत्खनन की संभावना है और ये उत्खनन का कार्य करेगी एक प्राइवेट संस्था है, निक्को कंपनी। वो अपने हित में करना चाह रही है और उसे लीज प्राप्त भी हो गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से। लेकिन यहां पर पेच इस बात का है कि नारायणपुर, पहली चीज तो यह भी पता चल गई कि खदान कहाँ है, नारायणपुर, और वहां के जो लोग हैं उनका मानना है कि ये जगह उनका देवगुड़ी है, देव स्थान है, यहाँ उनके देवता बसते हैं। ऐसी जगह पर आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब खदानें बनेगी, पेड़ काटे जाएंगे, रास्ते बनेंगे, पर्यावरण प्रदूषण होगा, वो अलग। तो ग्रामीणों का शायद कहना अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हो, शायद अपने देव स्थान को बचाने के लिए हो, लेकिन बहरहाल लीज पर जमीन दे जा चुकी है और इसीलिए विरोध हो रहा है। और विरोध हो रहा है तो समाचार पत्र में जगह बन रही इस खदान की। और अब आपको याद रखना है आमदाई खदान कहाँ है, नारायणपुर, और कौन सी संस्थान वहां कार्य कर रही है, निक्को संस्थान, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगली न्यूज पर, शिवगंगा महाआरती। तो ये वैसे तो हर साल दर साल चला आ रहा एक रिचुअल बन चुका है छत्तीसगढ़ के लिए। अगर अब तक आपको नहीं पता था तो मैं आज के वीडियो में बता दे रहा हूं, इसके बाद दोबारा इस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन आज आप जान लें और याद रखें। शिवगंगा महाआरती शुरू की गई जिला राजनांदगांव में। शिवनाथ नदी जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, अगर आप महानदी सोच रहे हैं तो गलत है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ है। उस नदी का एक तट है मुहारा तट, वहां पर इस आरती को किया जाता है। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दीजिए। और ऐसा होता भी है कि हम धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कल तक जहां लोग लगातार किसी जगह को अगर खराब कर रहे होते हैं, आप देखिए वहां मंदिर बना करके देखिए, अपने आप लोग सुधरते हैं, क्योंकि हमें धर्म का डर जो है वो होता है हमारे अंदर, और ये अच्छी बात होना भी चाहिए। तो उसी चीज को लेकर शिवगंगा महाआरती शुरू की गई है। नदियों के प्रदूषण में कमी आए, इसके लिए धार्मिक महत्व से उसे जोड़ दीजिए। और नदी संरक्षण को जोड़ने की ये जो मुहिम है वो जनवरी 2018 से शुरू हुई थी। हर माह ये आरती की जाती है, हर माह के प्रति माह के प्रदोष तिथि को ये आयोजित होता है। बात करते हैं अगली न्यूज पर, शीतकालीन सत्र। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। शीतकालीन सत्र समापन हो गया कल 28 दिसंबर को। अब आप अगर पुरानी न्यूज याद कर पा रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि 30 दिसंबर समापन होना है, लेकिन चूंकि सारे जो सोचे गए विधेयक थे, सारी चर्चाएं, सारे प्रश्न जो लगाए गए थे, लगभग 941 प्रश्न लगभग, वो सारे प्रश्न जवाब दे दिए गए और सारे विधेयक जो है वो चर्चा पे लाए गए। इसके बाद अब कुछ बचा नहीं था सदन में करने को, इसलिए सदन की कार्यवाही पहले ही समाप्त हो गई।
और जो 30 दिसंबर को होना था सदन की कार्यवाही समाप्त, वो 28 दिसंबर को हो गई। इस घटना को सत्रावसान कहते हैं, यानी कि एक सत्र का समाप्त होना। सत्र कौन सा था? शीतकालीन सत्र। और अवसान यानी समाप्त होना, तो शीतकालीन सत्र का अवसान हुआ, समापन हुआ। और इस सत्र में 21 से 28 दिसंबर के बीच मनोज मंडावी ने अध्यक्षता की, जो कि उपाध्यक्ष हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा के, क्योंकि स्पीकर महोदय को हो गया था कोरोना, इसलिए उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे थे। और यह प्रश्न जरूरी हो जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं, क्या क्या हुआ शीतकालीन सत्र के दौरान? तो कुल 5 बैठकें हुई। ध्यान रखें, पीएससी यहां तक क्वेश्चन पूछ चुका है, कितनी बैठकें हुई? 5 बैठकें हुई और 7 विधेयक पारित हुए, जिसमें एक अनुपूरक बजट इंक्लूड है, यह भी ध्यान रखना है आपको, जो कि हमारा दूसरा अनुपूरक बजट था। याद रहेगा ना, पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से और जो विधेयक हैं जो सामने लाए गए। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक लाया गया, जो काफी चर्चा में रहा गया, जहां मंडी शुल्क बढ़ाने की बात हुई, 1 रुपए तक की वृद्धि की चर्चा रही और इस पर काफी दोनों पक्षों में विरोध भी देखने को मिला, पक्ष विपक्ष में। लेकिन बहरहाल यह विधेयक पारित हो गया, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पारित हुआ, यानी नगर निगम संशोधन विधेयक 2020 ये भी पारित हुआ। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक पारित हुआ। इस पर थोड़ा गौर करेंगे। छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक में छत्तीसगढ़ राज्य के ऋण लेने की जो सीमा है वो कुल बजट आकार के 5% तक कर दी गई है। पहले 3% थी, बढ़ा करके 5% तक की गई। मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक, जो छत्तीसगढ़ राज्य स्टाम्प की खरीदी बिक्री राज्य के हाथों होती है, भले उसे जारी केंद्र करता है। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप, मैं अभी बता दे रहा हूं, तो याद रखेंगे इसे। स्टाम्प जारी केंद्र करता है, बिक्री और उसका संपत्ति अर्जन राज्य करता है। यह विधेयक पारित हुआ और अनुपूरक बजट पारित हुआ। तो 7 बड़े विधेयक इस सत्र में पारित हुए। इसके बाद अगले सत्र के लिए वादा किया गया है कि फरवरी में होगा वो, जैसा कि परंपरा भी है, और बजट सत्र होगा वो। एक चीज और यहां पर ध्यान रखने की बात है, ये जो शब्द आया सत्रावसान, सत्र की समाप्ति, इसकी घोषणा राज्यपाल करते हैं। सत्र को बुलाने का काम राज्यपाल करते हैं, सत्रावसान की घोषणा भी राज्यपाल करते हैं। और बीच में एक शब्द और आता है, स्थगन, यानी कार्यवाही को रोक देना, ये स्पीकर करते हैं, जो भी उस समय पद पर हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, संविधान भी पढ़ लिया आप। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण में छत्तीसगढ़ में संभावनाएं तलाशी जा रही है। आप सब जानते हैं कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो युग है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा, यानी ऐसे वाहन जो कि चार्ज होकर के चलेंगे। अब इसमें भी एक हिपोक्रेसी कह सकते हैं आप। विद्युत कैसे बनेगा? आमतौर पे तापीय ऊर्जा, हम तो ऐसे ही जानते हैं, कोयला जलाओ, कोयले जलने के बाद उसके स्टीम से फिर आप विद्युत बनाते हैं, और उसमें प्रदूषण होता है कोयला के जलाने पर। और उस विद्युत से हम चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे और गाड़ी चार्ज करेंगे और कहेंगे कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला रहे हैं। अब सोचिए, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां चलेंगी तो बहुत ज्यादा हमें विद्युत का उत्पादन करना पड़ेगा, यानी और ज्यादा कोयला दहन करना पड़ेगा, यानी और ज्यादा प्रदूषण होगा। तो ये हिपोक्रेसी है। लेकिन हो रहा है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी तो प्रदूषण कम होगा। बहरहाल प्रदूषण कम हो या ना हो, छत्तीसगढ़ में एक उद्योग के रूप में इसे देखा जा रहा है। ऐसा पहला संयंत्र लगने वाला है जिसको लगा रहा है हीरा ग्रुप। हीरा ग्रुप जिसके चेयरमैन है BL अग्रवाल, यही छत्तीसगढ़ की संस्था है, उद्यम है, और ये चाहता है कि एक 3 व्हीलर यानी ऑटो जो है वो शुरू करे निर्माण की इकाई के रूप में, और फिर धीरे धीरे 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स गाड़ियों का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होना शुरू होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ अच्छा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लेबर कॉस्ट यहां कम पड़ेगा। दूसरी चीज, रॉ मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा हमें स्टील की जरूरत पड़ेगी, वो छत्तीसगढ़ ही प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सारे उद्योग इस तरफ देख रहे हैं, जिसमें पहला जो है वो हीरा ग्रुप है, जो कि छत्तीसगढ़ में शुरुआत कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो मैं संभावनाएं भी बताया और आगे विरोधाभास भी बताया। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। गंगरेल विस्थापितों को इंसाफ, ये न्यूज बड़ी रिलीफ देने वाली न्यूज थी। जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, गंगरेल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है, महानदी पर बनाया गया, धमतरी जिले में स्थित है। गंगरेल वो गांव था जहां पर यह बनाया गया, इसलिए इसको गंगरेल बांध भी कहते हैं। वैसे इसका नाम पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय भी है। अब कहानी को समझते हैं। 1972 जब इस बांध को बनाने का फैसला किया गया, तो जाहिर सी बात है जब बांध बनता है तो उसके पीछे बहुत सारा जल राशि रुकता है, पानी रुकता है, आप रोकते हैं पानी को, और उस रुके हुए हिस्से के
जो लोग हैं, जो गांव हैं, वो डुबान क्षेत्र में आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, पानी फैलेगा रुकेगा तो, और गांव डूबते हैं। इन डुबान क्षेत्रों को मुआवजा दिया जाता है उनको वहां से हटाने के एवज में। सोचे वो अपने खेत, अपने घर, अपनी जमीन छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं और उसके बदले में उन्हें मुआवजा मिलता है। मुआवजे की रकम उस समय कुछ 2,500 से लेकर 10,000 तक प्राप्त हो रही थी लोगों को, जमीन के रेट के हिसाब से। उस समय के जो अफसर थे, आप ऐसे अफसर बिल्कुल मत बनिएगा, उन्होंने टाल मटोल किया और ये मामला पेंडिंग होता चला गया। अब जो विस्थापित गांव थे, 55 गांव कहते हैं विस्थापित हुए, उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी 48 साल, 48 ईयर्स। और उस 48 साल के संघर्ष के बाद एक उम्र कट जाती है भाई, इंसाफ मिला, मुआवजा वापस देने की घोषणा हुई है। लेकिन यह मुआवजा रिसीव करेगी उस समय बिखरी हुई जो गांव थे, उस समय जो बिखरा हुआ गांव था, उसकी तीसरी पीढ़ी। सोचे हम तीसरी पीढ़ी तक आ गए हैं 48 साल के दौरान, मुआवजा उस तीसरी पीढ़ी को प्राप्त होगा। तो क्या इसे सच में इंसाफ कहा जा सकता है? जस्टिस जो डिले हो, जो देर से मिले, क्या वो तब भी इंसाफ ही रहता है? नीचे कमेंट बॉक्स पे आपके विचार बताइए। आप लोग कुछ लिखते नहीं, विचार की जरूरत है आपके, पढ़ रहे हैं नहीं पता तो चले, आपके विचार कैसे हैं पता तो चले। खैर, तो ये था गंगरेल विस्थापितों को हाई कोर्ट के द्वारा इंसाफ मिलने का घटनाक्रम। पूरी कहानी मैं आपको सुना दिया। अब बात करते हैं नगरनार संयंत्र को खरीदने का संकल्प प्रस्ताव। अगेन एक बहुत रिलीफ वाली न्यूज है। आपको पता ही है, नगरनार इस्पात संयंत्र निर्मित हो रहा है। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, उसे बना रहा था। बनाने के दौर में ही उसके विनिवेशीकरण की घोषणा भी हो गई। जो लोग विनिवेश नहीं समझते, डिसइन्वेस्टमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, और इसका सरल शब्दों में मतलब है इसके 51% शेयर मैक्सिमम बेचे जाने के लिए घोषणा कर दी गई है। यानी निजी कंपनी उसे खरीद सकेगी। अब यानी इस संस्था का निजीकरण हो जाएगा। इस बात का विरोध कर रहे हैं वहां के ग्रामीण, और यह विरोध जो है वो बढ़ता गया। इस बढ़े हुए विरोध को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने फैसला किया है, अगर केंद्र सरकार ने नगरनार संयंत्र के विनिवेश का फैसला वापस नहीं लिया तो वो जो हिस्सेदारी बिक रही होगी नगरनार संयंत्र की, उसे स्टेट गवर्नमेंट खरीद लेगी और फिर वो राज्य संचालित करेगा उस उद्यम को, जो कि अभी केंद्र शासन के अधीन है। उम्मीद करता हूं ये न्यूज आपको समझ में आई होगी। इसका संकल्प प्रस्ताव विधानसभा ने पारित किया और सर्वसम्मति से पारित किया, यानी इसमें पक्ष भी साथ था, विपक्ष भी साथ था। ये एक बड़ी बात थी। अब आपको इसका एक किस्सा सुनाते हैं। किस्सा ऐसा है कि 1991 का समय था, 1991 का समय। भारत में विनिवेश की अवधारणा पहली बार अपने पांव जमा रही थी। उस समय भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। भारत की आर्थिक हालात बहुत खराब थी, इकोनॉमिक डैमेज जो है वो हम झेल रहे थे। और ऐसे में मनमोहन सिंह जी ने सलाह दी कि क्यों नहीं विनिवेश का रास्ता अपनाया जाए और निजी संयंत्रों को भारत में आने का मौका दिया जाए। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में घेर रही है कि तब जब आपकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने विनिवेश को सपोर्ट किया था, तो अब इस संयंत्र के बनने पर विनिवेश का विरोध क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो यह मादा उठाइए कि आप उस संयंत्र को खरीदें। अब ये खरीदने की बात कहां से आई, ये किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा है बाल्को का। बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। जब उसका विनिवेश होने वाला था तो अजीत जोगी ने यह अनाउंसमेंट की थी कि जब विनिवेश होगा तो उसे राज्य सरकार खरीदेगी। हालांकि ये खरीदारी नहीं हो पाई और स्टरलाइट कंपनी ने उसे खरीदा था। देखें क्या ये नगरनार की खरीदारी हो पाती है या नहीं, क्या यह फैसला केंद्र सरकार वापस लेती है या नहीं। बहरहाल नगरनार चर्चा में है। अब बात करते हैं पवई जलप्रपात की। पवई जलप्रपात वैसे तो आप पढ़ ही लिए होंगे, पता ही होगा आपको, बलरामपुर में है। मैं आपको एक थोड़ा सा फैक्ट और बता दूं। अगर आपसे कभी पूछ दे कि बलरामपुर के किस हिस्से में, लहसुन पाट, याद रख लीजिएगा, मेरे तरफ से बोनस समझ लीजिए। लहसुन पाट वो जगह है जहां ये जलप्रपात स्थित है। चनान नाम की नदी पर बना है। एक नाम और पता चल गया आपको, लगभग 150 फीट की ऊंचाई से ये गिरता है। अब बात करते हैं कलवर नागुर। जो लोग को ये नहीं पता, कलवर नागुर एक लौह अयस्क खदान है। नहीं पता था ना, चलिए अब पता चल गया। तो कलवर नागुर एक लौह अयस्क खदान है और जिला कांकेर में है। भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्टील उत्पादन संयंत्र के रूप में जानी जाती है, वो यहां से अब लौह अयस्क का उत्पादन ठेके के आधार पर करने वाली। पहले खुद करती थी, अब इसको ठेका पर दे रही है और ठेका श्रमिक इसको उत्पादन करके देंगे भिलाई स्टील प्लांट को।
पहले भी कांकेर में उत्पादन जो है वो लेते थे, रावाघाट माइन, और वहां से ले ही रहे हैं, और हमें अभी फिर से और अतिरिक्त की जो जरूरत है वो यहां से पूर्ति की जाएगी। कहते हैं कि दल्ली राजरा एक खदान थी जिसका बहुत उपयोग करता था पहले भिलाई स्टील प्लांट, अब वहां खत्म हो गया है और हमें थोड़े निकट, थोड़े पास में कहीं जरूरत थी, तो ये एक संस्थान है जहां से लगातार अब लोहा प्राप्त हो सकेगा, किसे, बीएसपी को। थोड़ी और जानकारी है, देखते हैं। कलवर नागौर खदान 938 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वैसे तो इसके अभी शुरुआत में 17 हेक्टेयर क्षेत्र में ही उत्खनन होगा ऐसा माना जा रहा है, और यहां से प्राप्त लोहा 63% गुणवत्ता वाला है, यानी 63% अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा यहां से प्राप्त हो सकेगा। अब बात करते हैं कोरबा के पर्यटन स्थलों की। आज इसकी तस्वीर दी हुई है और बहुत खूबसूरत तस्वीर है, और मुझे कुछ चीजें जो पता चली वो आपसे शेयर करना। कोरबा में पर्यटन की एक जगह के बारे में पता चला, गोल्डन आइलैंड। मैं कोरबा का नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता था, अगर आप हैं तो पता होगा आपको, और अगर आप कोरबा के नहीं हैं तो नोट करिए। गोल्डन आइलैंड नाम का पर्यटन स्थल कोरबा में है। ये हसदेव जो जलाशय है, हसदेव बांगो जलाशय, उसके डुबान एरिया में बना हुआ है, उसके डुबान क्षेत्र में बना हुआ है, एक सुंदर सा क्षेत्र है, और समुद्र के किनारे आप मौजूद हैं, ऐसा सुंदर सा यहाँ पर नजारा बनता है। ये कोरबा से अंबिकापुर मार्ग पर स्थित है। इसके बाद दूसरी जगह है बुका जलाशय। बुका जलाशय में भी पानी बहुत सारा रुका हुआ है, और वो रुके हुए पानी का रंग लगभग हरा हो गया है, इसलिए इसे हरी झील भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले हरी झील कहाँ है छत्तीसगढ़ की, तो बुका जलाशय। वैसे किताबों में से छत्तीसगढ़ का मॉरिशस भी कहा जाता है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में गोल्डन आइलैंड को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा गया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन देख लेंगे। इसके बाद सतरंगा, जो कि नीली झील है, ये तो आप लगातार पढ़ते ही आ रहे हैं। अब बात करते हैं बोडला की। बोडला एक जगह है कवर्धा में, और यहां एक जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम है रानी दरहा। कंफ्यूज हो गए? आज पेपर में इसके बारे में जानकारी दी थी और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बोडला कवर्धा की वो जगह जहां रानी दरहा नाम का जलप्रपात मौजूद है, और ये वो जलप्रपात है जहां न सिर्फ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, बल्कि कवर्धा और उसके आसपास के जिले के लोग भी पर्यटन करने के लिए पहुंचते हैं। अब आपको कंफ्यूजन जो हो गया वो दूर कर देते हैं। रानी दरहा नाम का एक जलप्रपात सुकमा में भी मौजूद है, कोंटा जो तहसील है वहां पड़ता है, और एक है रानी दाह, वो जशपुर में पड़ता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दिए। और अगर इसी तरह पढ़ते रहना है तो आपको क्या करना है, अपना नाम और शहर का नाम ये मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करना है। अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो मेरे ग्रुप में सब्सक्राइब करिए और सदस्य बनिए, और हाँ यार, अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि हमारा ये ग्रुप आगे बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना और अपनों का।